नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या रेलवे के निजीकरण का कोई इरादा है मोदी सरकार का। दोस्तों, जब से कोरोना काल का आगमन हुआ, यानी कि पिछले मार्च में जब से लॉकडाउन लाया गया, तब से तमाम चीजें बंद की गईं और उस दौरान उस चीज को भी बंद कर दिया गया जो विश्व युद्धों के काल में, महायुद्धों के काल में और भारत के साथ हुए द्विपक्षीय युद्धों के भी काल में जिसे बंद नहीं किया गया था, यानी कि वह संस्था थी भारतीय रेलवे। दोस्तों, पिछले 24 या 25 मार्च 2020 को जब देश में लॉकडाउन लाया गया तो उसकी सबसे पहली जो मार पड़ी वह यह थी कि भारतीय रेलवे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि देश में जहां जहां पर जो लोग भी दबे पड़े थे या कहीं चले गए थे या कहीं फंसे पड़े थे, उन्हें अपने घरों को, अपने गंतव्यों को जाने में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं था। और सबसे अहम ट्रांसपोर्ट वो इंडियन रेलवे बंद कर दी गई थी। कारण उसके बेहद स्पष्ट थे कि जब रेलवे चलाई जाएंगी तो लोगों के आपस में कांटेक्ट बढ़ेंगे और यह छुआछूत की बीमारी और ज़्यादा फ्लोरिश कर जाएगी। दोस्तों, उस समय देश में लाए गए लॉकडाउन के तहत भारतीय रेलवे को बंद किए जाने का तर्क तो चलिए समझ में आता है। उसके बाद करीब 3 या 4 चरणों में लॉकडाउन बढ़ाया गया या फिर अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया शनही शनही शुरू की गई, उसके तहत भी भारतीय रेलवे को चालित नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल ट्रेन जो श्रमिकों के जब आवाजाही पर एक तरह से उसे अनुमति दी गई कि उन्हें आंशिक तौर पे वो अपने घरों की ओर जा सकते हैं, तो जुलाई माह में, जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई माह में कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई और उसके तहत करीब 200 रोज ट्रेन चलाने शुरू किए गए और कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चली। उसके बाद से हमने ये देखा कि इंडियन रेलवे ने जो वो 200 ट्रेनें चालू करी और उसके इतर कुछ राजधानी और कुछ स्पेशल ट्रेनों को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसके तहत यह माना गया कि यह केवल इमरजेंसी के तौर पे या ऑफिशियल टूर के तौर पे इन ट्रेनों को चलाया जाना भी एक तरह से जरूरी है, इसलिए इन्हें चलाया जा रहा है। दोस्तों, लेकिन अब जबकि करीब करीब अब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, अगले माह में इस लॉकडाउन के 1 साल पूरे हो जाएंगे और इस बीच देश ने तमाम आर्थिक गतिविधियों को, तमाम सामाजिक गतिविधियों को और तमाम सार्वजनिक गतिविधियों को खोलने का काम किया है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे तौर पे खोल दिया, हमने सिनेमा, मॉल, बाजार, मल्टीप्लेक्स को एक तरह से खोल दिया, हमने मेट्रो सेवाओं को एक तरह से खोल दिया और यहां तक कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को भी 1 फरवरी से चालू कर दिया गया। तो ऐसे में भारतीय रेलवे, जिसके तहत रोज करीब 6000 ट्रेनें चलाई जाती हैं और करीब 2 करोड़ यात्रियों को ढोया जाता है, आज भी उन्हें चालू करने के लिए या उन्हें शुरू करने के लिए आखिर किस स्थिति का, किस परिस्थिति का भारत सरकार इंतजार कर रही है, यह सवाल अपने आप में बेहद मौजूद है। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब ऑन लॉकडाउन के तहत खास करके जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब करीब करीब सारे क्षेत्रों को खोला जा रहा है और तेजी से खोला जा रहा है। रोड के ट्रांसपोर्ट हम बिल्कुल देख रहे हैं कि वो एक तरह से फुल स्केल पर आ गए हैं और तमाम गतिविधियां फुल स्केल पर आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडियन रेलवे को नहीं चालू किया जाना न केवल हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, न केवल लंबी दूरी के आवागमन, बल्कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभावित करने वाले इस एक बहुत बड़े फैक्टर को, जो हमारी अर्थव्यवस्था को कई सालों से, कई शताब्दियों से प्रभावित करते आ रहे हैं, चाहे वो रोजगार के तौर पर हो, परिवहन के तौर पर हो या फिर एंसेलरी इंडस्ट्री के तौर पर हो या कई सारे इनपुट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने को लेकर के हो। और रेलवे के जरिए टूरिज्म, ट्रेड, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन जो इससे जुड़ी हुई है,
आखिर उसे क्यों रोका जा रहा है? यह बात समझ से परे लगती है। सरकार ने अपने अपने तर्कों के जरिए जब भी ऑन लॉकडाउन की प्रक्रिया लाई तो उसमें यह तय किया कि हम उन स्थितियों को शुरू करेंगे जिससे कि कहीं न कहीं अस्पृश्यता को बढ़ावा न मिले और यह बीमारी एक तरह से ट्रिगर ऑन न हो। और बड़े ये सौभाग्य की बात है, संयोग की बात है कि पिछले 2 महीने में खास करके 1 दिसंबर से कोरोना का ग्राफ भारत में लगातार गिर रहा है। रोज इन्फेक्टेड होने वाले केसों की संख्या घटी है। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख से घटकर अब करीब 1.25 लाख पर आ गई है। रोजाना इन्फेक्शन के रोगियों की संख्या 1 लाख से घटते 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 अब करीब 10 और 11 हजार पर आ गई है। तो फिर भारतीय रेलवे आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? दोस्तों, इसी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया कि 120 ट्रेनों को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा और इसी के तहत यह भी फैसले लिए गए कि भारतीय रेलवे की कई सारी सेवाओं का निजीकरण होगा। दोस्तों, जब भी हम किसी निजीकरण की बात करते हैं, किसी विनिवेश की बात करते हैं, तो कई सारे राजनीतिक और आर्थिक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि निजीकरण कोई अपने आप में डरने वाली शब्द नहीं है। हमने देखा है कि 30 साल पूर्व जब देश में नई आर्थिक नीति का आगमन हुआ तो हमारी कई सारी मौलिक नीतियों में बदलाव लाया गया और उन नीतियों के तहत जो एक प्रमुख बदलाव था वह था सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण। और यह निजीकरण या यह एक तरह से विदेशीकरण या भूमंडलीकरण वह कोई सीधे तौर पर नहीं होना था, वह कहीं न कहीं एक रेगुलेटर के जरिए होना था, कहीं न कहीं पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होना था, कहीं न कहीं पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कंपटीशन के जरिए होना था, जिसे हम पीपीपी मॉडल का नाम देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और हमने यह भी देखा है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत हमने निजी क्षेत्र को और विदेशी क्षेत्र को अनुमति दी, सार्वजनिक क्षेत्र से उनकी प्रतियोगिता कराई और उनके तमाम दरों के निर्धारण से लेकर के और निवेश के वो तमाम एक तरह से उनकी गाइडलाइन जो है वो हमने एक रेगुलेटर को सौंपी। तो दोस्तों, देश में जितने भी एक तरह से प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप का जो हमने काम किया, यदि वह रेगुलेटर के जरिए किया तो वह अब विवाद का कारण नहीं बनता है। और देश ने इस बात को अनुभव किया, स्वीकार किया कि जब भी हमने रेगुलेटर के जरिए निजीकरण को लाया है तो निजीकरण बेमानी प्रॉफिट नहीं कमा पाया है, बल्कि प्रतियोगिता की वजह से और उन सख्त गाइडलाइन की वजह से उन्हें बल्कि कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। और टेलीकॉम सेक्टर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर के निवेश को लाना चाहती है, फॉरेन सेक्टर के निवेश को लाना चाहती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें बुरी बात तब हो जाती है, बल्कि वो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है कि बिना रेगुलेटर लाए आप प्राइवेट सेक्टर को उसमें लाने की बात कर रहे हैं, बिना नियमन प्राधिकरण बनाए आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की कोई गाइडलाइन नहीं बना रहे हैं। तो चूंकि अब जिस तरीके से इंडियन रेलवे को बंद किया गया है, ठप रखा गया है, केवल माल सेवाओं को पूर्ववत चालू रखा गया है और पैसेंजर सेवाओं में केवल उस सेगमेंट को जो कि सरकार के लिए मुनाफादायक रहे हैं उसे केवल जारी रखा गया है, तो ऐसे में रेलवे के वो तमाम सेक्टर जो छोटी दूरी की ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, मध्यम दूरी की ट्रेनें हैं और देश में रोज जो करीब 4,500 से 6,000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें, लोकल ट्रेनें जो चला करती हैं, आखिर उन्हें बंद करके सरकार किस तरीके का पैगाम देना चाह रही है? सरकार कहीं न कहीं लोगों के मन में यह संशय पैदा कर रही है, लोगों के मन में एक तरह से यह एक बड़ी ही भविष्य के लिए एक भयावह स्थिति का नजारा दिखा रही है कि रेलवे सेक्टर से जो जुड़ी हुई हमारी तमाम आर्थिक गतिविधियां हैं वो ऐसे भी कोरोना की वजह से हमारी तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप रही हैं। हम 7.5% विकास दर में गिरावट पा चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले 5 सालों तक देश में वित्तीय घाटा चलाए रखने की बात कह रही हैं और देश की इकोनॉमी को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए वो कह रही हैं कि कम से कम इसमें 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। तो ऐसी सूरत में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला फैक्टर इंडियन रेलवे को
न चालू करना या इंडियन रेलवे को चालू करने को लेकर के किसी भी तरीके की सुगबुगाहट का नहीं दिखना हमारे आर्थिक नीति नियामकों के लिए, आर्थिक चिंतकों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वालों के लिए मन में एक भारी शंका पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में सवाल यह भी उठता है कि अगर भारत सरकार को लगता है कि रेलवे उसके लिए एक तरह से बोझ बन गया है, वह एक घाटे का पेशा बन गया है और कहीं न कहीं रेलवे का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जिसे 70% पर लाने की बात कही जा रही थी, वह आज भी 90 से 95% के बीच में झूल रहा है, तो रेलवे में तमाम सुधारों को लेकर के भारत सरकार क्यों नहीं आती है? अगर वो किस सेगमेंट का निजीकरण करना चाहती है या विदेशी कंपनियों को बुलाना चाहती है, तो एक रेगुलेटर बनाए, एक नई पॉलिसी बनाए, एक नई नीति बनाए, एक नई गाइडलाइन बनाए और लोगों में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करे। अन्यथा इस डेडलॉक में भारतीय रेलवे को डालने का क्या मतलब है? दोस्तों, अभी अभी जो भारत सरकार ने जो आम बजट पेश किया, उस बजट में हमने देखा कि सरकार की एक मेजर पॉलिसी ये आई है कि वो अपने तमाम पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और शेयर बाजार की तेजी को देखते हुए उन सारी कंपनियों के जरिए वो 2.25 लाख करोड़ की उगाही का उसने लक्ष्य भी रखा है। दोस्तों, जब 1991 में नई आर्थिक नीति के जरिए जब विनिवेश नीति का आगमन हुआ तो उसके जरिए दो बातें कही गई कि वो गोल्डन हैंडशेक, यानी कि जिन कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा उनको वीआरएस स्कीम में काफी भारी भरकम हर्जाना दिया जाएगा, और दूसरा ये कि वो सार्वजनिक उपक्रम जो भारत सरकार के लिए सफेद हाथी बने हुए हैं, जिसमें कि अरबों की पूंजी भारत सरकार की लगी हुई है और उस निवेश के हिसाब से उसमें रिटर्न नहीं आ रहा है या वो नुकसान उठा रहे हैं, तो उन्हें स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए कई सारी कंपनियों को, जिसमें कि कंज्यूमर कंपनियां थीं, कुछ होटल्स थे, उन्हें सरकार ने एक तरह से उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब भारत सरकार बीपीसीएल कंपनी का, आईडीबीआई की, वाईजैग स्टील की, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मुनाफा कमा रहे थे, अगर उनको अगर डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में डालना चाहती है तो उसके लिए भी एक नीति लानी चाहिए। अन्यथा यह अब लोगों में यह एक तरह से पूरे तौर पे संदेह दे चुका है कि यह सरकार बेचने वाली सरकार बनकर के उभर रही है और कोरोना में अर्थव्यवस्था के संकटों का हवाला देकर उन चीजों को औने पौने दाम में निजी क्षेत्र के सामने समर्पित कर रही है, जो भारत सरकार की न केवल एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक और एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, बल्कि वो इकोनॉमी को भी कहीं न कहीं कई तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट डालती थी, उन्हें पॉजिटिव इफेक्ट डालती थी और अर्थव्यवस्था के विकास में मदद किया करती थी। तो ऐसे में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, एलआईसी के आईपीओ लाने की पॉलिसी और उसमें भारतीय रेलवे को लेकर के किसी भी तरीके की सुबुगाहट नहीं दिखाना इस सरकार को लेकर कई सारी शंकाएं पैदा करता है। दोस्तों, अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं न कहीं उस आंदोलन के अब राजनीतिक मायने काफी प्रबल हो गए हैं। उससे यह संदेश गया है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के हितों के प्रति या उनके मांगों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है और कहीं न कहीं कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के आड़ में आकर अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी उनके सामने सुपुर्द कर रही है। और ऐसे में डिसइन्वेस्टमेंट, आईपीओ और इंडियन रेलवे को नहीं चालू किया जाना हम सब लोगों के मन में एक भारी शंकाएं पैदा कर रहा है और कहीं न कहीं इसका मोदी सरकार को पॉलिटिकल खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय रेलवे में करीब 15 लाख एम्प्लॉई हैं और पिछले 2 सालों के भीतर करीब 1.5 लाख नए पदों के लिए आवेदन भी लिए गए हैं, उनके साक्षात्कार और परीक्षाएं भी हुई हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया भी एक तरह से लंबित पड़ी है। तो ऐसे में जो एक ये हौच पौच और ऊहापोह की स्थिति देश के एक बड़े सेक्टर के लिए भारत सरकार ने जो ये पैदा की है, यह कहीं से भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ लक्षण नहीं है। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर आपसे पुनः बात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।